ये ख़त्म करते हैं टॉपिक। अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट क्या है? तो मार्केट की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केट मार्केट इज a mechanism or arrangement that that bring that bring that bring buyers का मतलब क्या है? डिमांडर्स, बायर्स एंड सेलर्स का मतलब क्या है? सप्लायर्स ऑफ गुड एंड सर्विस in contact with one another। ये है जी मार्केट की एक डेफिनेशन। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हमने मार्केट की। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है मार्केट इज a place where buyers and sellers contact to each other in order to sell and purchase of goods and services। ये दूसरी डेफिनेशन। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने की है दूसरी वाली, ये कोई इतनी अच्छी डेफिनेशन में शुमार नहीं होती है। ज़्यादातर जो डेफिनेशन बेहतर डेफिनेशन है वो पहली वाली डेफिनेशन है। अच्छा, एक जो है वो डेफिनेशन और भी है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो है मार्केट इज अ सिचुएशन in which potential buyers and sellers of the good or service come together for the purchase of exchange। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है। मार्केट is a situation in which buyers and sellers, सॉरी ये लिखा हुआ है, दोबारा से लिखता हूँ। in which potential buyers and potential sellers of a good or service come together for the purpose
फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। ये है जी 3 डेफिनेशन। अच्छा, अब तीनों डेफिनेशन में एक चीज़ तो वाज़ेह है, वो ये कि इसमें लोग हैं मार्केट में। एक तरफ कौन है, बायर्स हैं, और दूसरी तरफ कौन है, सेलर्स हैं। यानी बायर्स और सेलर्स दो तरह के मखलूक हैं। इधर भी बायर्स और सेलर की बात की है, इधर भी बायर्स एंड सेलर्स की बात की, तीनों में। इसका मतलब जब हम मार्केट का जिक्र करेंगे तो दो लोग आ जाएंगे, एक तरफ बायर्स आ जाएंगे और एक तरफ कौन आ जाएंगे, सेलर्स। बायर्स जो हैं उनका ताल्लुक डिमांड से है, और सेलर का ताल्लुक जो है वो सप्लाई से है। बायर का जो बिहेवियर है वो लाफ डिमांड की सूरत में, और बाकी जो डिमांड की चीज़ें हैं वो पढ़ चुके हैं आप। सेलर का ताल्लुक सप्लाई से है, और इसका बिहेवियर जो है वो लाफ सप्लाई की शक्ल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या करता है सेलर। वो क्या है, लाफ डिमांड में आपने पढ़ा था प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। प्राइस कम हो तो वो डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं, ये आपने पढ़ा। सेलर का बिहेवियर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेलर के बिहेवियर में आपने कहा था सेलर को ज़्यादा कीमत मिले तो वो सप्लाई ज़्यादा देता है, सेलर को कम कीमत मिले तो वो सप्लाई कम देता है। तो लाफ सप्लाई और लाफ डिमांड आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये डिमांड्स मार्केट से शुरू नहीं किया था कि मैं आपको कैसे बताता मार्केट क्या है, जब तक कि आप मार्केट के अंदर की चीज़ें नहीं पहले पढ़ के आते। तो अब आप पढ़ आए हैं, अब आपके लिए मसला नहीं है कि मार्केट के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, एक बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं, और उनका बिहेवियर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है। तो मार्केट की डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म। मार्केट, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन, दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। तो मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म और अरेंजमेंट that bring buyers and sellers of the good and service in contact with each other। यानी मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दोनों किस्म की मखलूक को, यानी बायर्स और सेलर्स को, जो कि चीज़ों को बेचना या ख़रीदना चाहती हैं, उनका कांटेक्ट करवा देता है। समझ रहे हैं? तो मार्केट कांटेक्ट करवा देता है एक दूसरे के साथ। तो मार्केट मैकेनिज्म है, ऐसा मैकेनिज्म है या अरेंजमेंट है जो कि बायर्स और सेलर्स का आपस में एक कांटेक्ट करवा देता है। ठीक है, ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये ज़रा ज़्यादा सिंपल सी है, लेकिन ये अच्छी नहीं है कि मार्केट इज़ अ प्लेस। अब ये मार्केट ज़रूरी नहीं है कि प्लेस भी हो। मार्केट जो है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो वो तो ऑनलाइन भी हो सकती है आज की दुनिया में देखे जाए, तो प्लेस के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर बायर्स एंड सेलर्स, ये वही बात है। फिर क्या है, कांटेक्ट करने हैं, कांटेक्ट करते हैं, ये भी हमने बात की। कांटेक्ट किसी तरीके से भी हो सकता है, इसने भी कांटेक्ट की बात की, इसने भी कांटेक्ट की बात की। तो कांटेक्ट का मतलब ये है कि आप, अभी मैं आपको फ़ोन उठाता हूँ, मैं कहता हूँ ये बॉल पेन चाहिए मुझे, तो मेरा आपका कांटेक्ट हो गया ना, तो मार्केट बन गई, बायर और सेलर का राब्ता हो गया। तो वो एसएमएस के ज़रिए भी हो सकता है कांटेक्ट, जो भी मॉडर्न, जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके ज़रिए हो सकता है। फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है, आप खुद बिल मुशाफा गुफ्तगू भी फरमा सकते हैं, आप खुद भी उस बंदे से जाके मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट हो जाए जिससे। किस लिए कांटेक्ट करना है, इन ऑर्डर टू सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए ना? तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा है पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल मीन्स जो आप समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेड, जिसको आप समझते हैं कि ये बायर है, ठीक है ना। और पोटेंशियल सेलर जो वाकई सेल कर रहा है, जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जिसके पास चीज़ भी मौजूद है, तो वो एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मार्केट जो है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तरफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। बायर्स का ताल्लुक डिमांड से होता है
डिमांड में बिहेवियर लॉ ऑफ डिमांड का है, सप्लाई में बिहेवियर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई का है। समझ गए ये सारी कहानी? तो मैंने आपको मार्केट समझाया है। अब मार्केट की कुछ काइंड्स या एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपकी बुक के अंदर आप पढ़ेंगे जाके तो उसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट मार्केट। नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट को कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं, लेकिन आपकी किताब में उसको अलहदा से लिखा हुआ है, जो सही नहीं है। एक ही बात है, प्रोडक्ट मार्केट कह लें या कमोडिटी मार्केट कह लें या गुड्स मार्केट कह लें, एक ही बात है। तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जहां पर गुड्स की सेल एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात नहीं वो कर रहा, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है ना जी? तो वो कोई भी हो सकती। फिर दूसरी जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो है जिसमें जहाँ पर मार्केट जो भी होगी वहाँ पर सेल एंड परचेज होगा गुड्स का, या किसी जिस चीज़ की भी मार्केट होगी उसी चीज़ की गुड्स सेल एंड परचेज होगी। जैसे फाइनेंशियल मार्केट है तो उसमें फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज होगी। जैसे आप कहते हैं आलू की मार्केट, तो वहाँ आलू की खरीदो फरोख्त होगी। गोल्ड मार्केट है तो वहाँ गोल्ड की खरीदो फरोख्त होगी। समझ रहे हैं? गल्ला मंडी होती है तो उसमें जो गल्ला जो होता है उसकी खरीदो फरोख्त होती है। बकरा मार्केट होती है तो उसमें बकरों की खरीदो फरोख्त होती है। इसी तरीके से तीसरा है फैक्टर मार्केट। ये उसकी काइंड्स कह लीजिए या एग्जांपल कह लीजिए। फैक्टर मार्केट कल मैंने आपको बताया था, कल भी और पिछले लेक्चर में भी, कि फैक्टर्स कितने होते हैं, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स होते हैं चार, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से वाला? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। याद है ना? तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। तो ये देखें, मैं आपको याद कराता हूँ। ये चार फैक्टर्स, तो ये जो चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चारों की मार्केट है। यानी लैंड मार्केट लैदा होगी, लेबर मार्केट लैदा होगी, कैपिटल मार्केट लैदा होगी, एंटरप्राइज मार्केट। तो चार मार्केट बन सकती हैं, इन्हें कहेंगे फैक्टर मार्केट। समझ गए? फैक्टर मार्केट समझ आ गया? इन चारों की मार्केट जो होगी उन्हें फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है ना जी? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो अब ये मार्केट समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद जब हम मार्केट देखें, एक चीज़ जो है वो ये टॉपिक तो वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन मार्केट आगे मज़ीद भी उसकी काइंड्स हो सकती हैं कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कर लें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लें, फिर विद रिस्पेक्ट टू और बहुत सारी काइंड हो, लेकिन हम इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट मार्केट होती है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होती हैं, क्योंकि कमोडिटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दोनों हैं। तो प्रोडक्ट कह लीजिए, कमोडिटी कह लीजिए, या गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, एक ही बात है। तो गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स कहते हैं एनी एनी टेंजिबल आइटम any tangible which can satisfy the human wants। ठीक है? ये टेंजिबल जो भी होता है उसे गुड्स कहते हैं। सर्विसेज किसे कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं एनी इनटेंजिबल और actions of human being
which can satisfy the human wants। यानी मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैं जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ये मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो सर्विसेज डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है ना जी। और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कटिंग करवाते हैं आप लोग, जूता मुरम्मत कराते, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिससे उस बंदे के एक्शन से आप सेटिस्फाई होते हैं, वो इंटेंजिबल होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम दोनों को ही हम कमोडिटी भी कहते हैं, और इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, कमोडिटी, ठीक है ना जी। ये सारे नाम हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि हमें ये समझ आ गया क्या भला कि मार्केट क्या होती है और मार्केट के अंदर क्या क्या होता है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट 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 इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सही करके लिखते हैं, BRIUM, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको मार्केट इक्विलिब्रियम को डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कह लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम कह लीजिए, या इसको प्राइस MECH मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सारा, या इसको हम और भी नाम देते हैं, ये सारा एक ही चीज़ है। इसको हम और भी नाम दे देते हैं। इसको हम मार्शिलियन क्रॉस भी कहते हैं। क्रॉस, मार्शिलियन क्रॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम दे सकते हैं आप लोग। इसको हम मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं। मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है सारी। ये कह लें, 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 ये एक ही टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले मार्केट है, वो मैं पहले मार्केट समझा चुका हूँ, मार्केट किसे कहते हैं। अब इसमें एक और लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जिसमें बैलेंस हो, तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाएं, स्टेट ऑफ बैलेंस। अच्छा, अब मार्केट पहले बता चुका हूँ, इसमें ये दो, पहला लफ्ज़ मार्केट है, फिर है इक्विलिब्रियम। तो मार्केट पहले बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम अब बता दिया। मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ दोनों पलड़े बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो गई है,
तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है जी, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट अगर इक्विलिब्रियम है तो एक होता है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या है, तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक कि डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि डिमांड कम हो जाए सप्लाई से। समझ गए? तो फिर दो सिचुएशन हो सकती हैं। बराबर नहीं होगा तो डिमांड बड़ी होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी। अगर तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। और अगर अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, या इन अदर वर्ड्स डिमांड कम है सप्लाई से, तो फिर उसे क्या कहेंगे, सप्लाई ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे सरप्लस। तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा, दो चीज़ें आएंगी। एक शॉर्टेज में डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, सरप्लस में सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से। समझ आ गई बात? शॉर्टेज में डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और सरप्लस में सप्लाई जो होगी, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ये देखें, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, इधर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। समझ गए? तो ये डिसइक्विलिब्रियम भी समझ आ गया हमें कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा। अब इससे आगे चलो, तो फॉर एग्जांपल अब इसको हम एक डाटा से समझ लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस क्या है? प्राइस है 50, फिर है 100, फिर है 150, फिर है 200 और फिर है 250 फॉर एग्जांपल। तो प्राइस आपके सामने क्या हो रही है, बढ़ रही है। 50 से बढ़कर क्या हो गई है, 250 तक चली गई। अब अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ डिमांड, अब आप इसका बिहेवियर देख लें क्या होगा। आप लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हुए हैं। तो कम कीमत पर फर्ज कर लें जो डिमांड है वो 1500 है, कीमत 50 से 100 होती है, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी ना। कीमत के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 1200 पे फ़र्ज़ कर लें आ जाती है, फिर फ़र्ज़ कर लें 900 पे आ जाती है, फिर फ़र्ज़ कर लें कि 600 पे आ जाती है, फिर फ़र्ज़ कर लें 300 पे आ जाती है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। और अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो डिमांड कर्व बन जाएगा ऐसे। ये डिमांड कर्व बन गया। और अब ये मैं डाटा प्लॉट किए बगैर आप बना के देखिएगा, खुद प्लॉट कीजिएगा। अब हम इसी टेबल में सप्लाई का भी डेटा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें, कीमत कम है तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। फर्ज करें 300 है, कीमत अगर बढ़ती है 50 से 100 तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, 600 पे चली जाएगी। 1500 150 पे कितनी चली जाएगी, 900 पे आ जाएगी।
फिर कितने पे आ जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी तो ये आपके सामने कि सप्लाई का बिहेवियर अगर आपको आता होगा तो आप लिखेंगे ना, इसीलिए मैंने तरतीब से चीज़ें कराई हैं, आपकी किताब में तरतीब से नहीं थी। तो जैसे ये वाली बात मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड आता होगा तो आप मार्केट समझ सकेंगे, अदरवाइज मार्केट को नहीं समझ सकते। अच्छा, यहाँ पे अब आपके सामने सिचुएशन है। अब इन दो कॉलम को मिलाएंगे तो डिमांड कर्व बन जाएगा, और अगर इन दो को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। ये पी और क्यू एस को मिलाएंगे तो यहाँ पे अब क्या लिखें, यहाँ पे हम सिर्फ क्यू लिखेंगे। क्यू का मतलब ये है कि क्यू डी भी है और क्यू एस भी है, और जब हम इसको मिलाएंगे तो आपके पास सप्लाई कर्व बन जाएगा, जैसे होता है सप्लाई कर्व। तो ये सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़रा नोटिस करें, जहाँ पर ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है। इस जगह पर दो चीज़ें होंगी, एक तो एक ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ई पॉइंट कहते हैं। ई पॉइंट मीन्स कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ ये दोनों बराबर हो गए। और ये चीज़ आपको इस डाटा में नज़र आएगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर 900 ही क्या है, 900 ही डिमांड है और 900 ही सप्लाई है। तो ये दोनों यहाँ पर इस कीमत पर क्या हो गए, इस कीमत पर ये दोनों बराबर हो गए। ये वो सिचुएशन है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये वो सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम ये मैंने बताया था। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। और डिसइक्विलिब्रियम भी बताया था, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होते। तो आपने इस तरह से पढ़ना है, पहले आपने इस तरह से पढ़ा था, इसको और इसको इस तरह से पढ़ा था कि प्राइस कम हो रही है और डिमांड, सॉरी प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो ये कॉलम वाइज पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड है। फिर प्राइस और सप्लाई को जब आपने मिलाया था ये दोनों, तो ये कॉलम वाइज पढ़ा था तो लॉ ऑफ सप्लाई था। ये तो बन चुके हैं। अब आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप रो वाइज पढ़ेंगे कि 50 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो 50 रुपये कीमत पर, 50 रुपये कीमत पर डिमांड 1500 है और 50 रुपये कीमत पर सप्लाई 300 है। तो क्या डिमांड और सप्लाई बराबर है? नहीं, नहीं बराबर। तो ये क्या है, यहाँ पर तो डिमांड और सप्लाई बराबर है। देखें 900 ही डिमांड है और 900 ही आपके सामने क्या है, सप्लाई है। 900 ही डिमांड है, 900 ही सप्लाई है, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम। लेकिन 50 रुपये कीमत पर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। तो ये क्या है, क्या है यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। और इसी तरह से आप इस कीमत पे देखें, 100 रुपये कीमत पर क्या है, 100 रुपये कीमत पर वही सिचुएशन है कि डिमांड 1200 है और सप्लाई 600 है। यानी अभी भी डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है और अभी भी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। इस कीमत पर भी, इस कीमत में भी 1200 600 से बड़ा है। 150 यानी 150 प्राइस पर 900 बराबर है। तो ये सही है। ये जो सिचुएशन है जिसमें डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्टेज कहते हैं। तो ये क्या है, शॉर्टेज, ठीक है ना जी, ये शॉर्टेज। अच्छा, अब अगर हम अब अगर हम दूसरी चीज़ों पे देखें, इससे नीचे कीमत पे देखें, तो आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है जी आपके सामने। 200 रुपये कीमत पे ज़रा चेक करें। 200 रुपये कीमत के ऊपर आप देख सकते हैं कि 200 रुपये कीमत के ऊपर डिमांड 600 है लेकिन सप्लाई 1200 है।
है ना। जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, यानी 1200 है, और डिमांड कम है 600 डिमांड से। अब आप खुद सोचें, मार्केट में बेचने वाले 1200 बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन खरीदने वाले कहते हैं हम नहीं खरीदते, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है। 200 रुपया बहुत ज़्यादा कीमत है 50 के मुकाबले में, 100 के मुकाबले में। तो ये बेचने वाले तो खुश हैं, वो कहते हैं 1200 ले लो यार, 1200 चीज़ें हम बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिमांड करने वाले कहते हैं नहीं 600 दे दो। तो क्या होगा, सरप्लस हो गया ना, बिकेगी नहीं चीज़। और आपको 600 सरप्लस है यहाँ पे आपके सामने, 600 तो बिक जाएगी, लेकिन 600 फिर भी 1200 में से रह जाए। अच्छा, फिर 250 कीमत जब होती है 250, तो इस कीमत पे देखें तो डिमांड 300 है, बहुत ज़्यादा कीमत है ये। और इस पर सप्लाई करने वाला और खुश हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा कीमत मिल रही है। वो 1500 चीज़ें बेचने के लिए तैयार है, बिकी नहीं है। तो ये क्यू डी और क्यू एस अभी भी बराबर नहीं है ना, इस कीमत पे 200 और 250 पे। और इस पे भी 1500 रुपया ज़्यादा है, 1500 यूनिट जो है वो बेचने के लिए वो तैयार है, लेकिन डिमांड करने वाले कहते नहीं 300। तो सरप्लस रह जाएगा ना सेलर के पास, 300 ही बिकेगी। 1200 तो यूनिट बच जाएंगे, क्योंकि 1500 में से 300 अगर ले लेते हैं तो 1200 यूनिट बच जाएंगे। तो ये सरप्लस है, ये हर कीमत पे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो अब आपको समझ आ गई बात कि ये डिसइक्विलिब्रियम है, ये दोनों क्या हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ पर भी ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, डिस इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, बल्कि सॉरी, ये मैंने लिखा हुआ है पहले से, ये मैंने लिखा हुआ है मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम है जहां पर जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, सॉरी, तो अच्छा, तो जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ये वो कीमत है इधर इस डाटा के मुताबिक। इस कीमत को आप क्या कहेंगे, इस कीमत को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, 900, जहां जिस पे बेचने वाले भी 900 यूनिट बेचने के लिए तैयार हैं और खरीदने वाले भी 900 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हैं, दोनों की विलिंगनेस है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जनाब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ आ गई। तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस है 150 और यहाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 900 यूनिट्स। और इसको हम डिनोट कर देते हैं पी बार से या पी स्टैरिक से, जो मर्जी कह लें, या क्यू बार से या क्यू स्टैरिक से, जो मर्जी कह लें, नोटेशन में कोई मसला नहीं। या समझ आ गई बात, पी बार और क्यू बार ये हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 150 और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और वो इक्विलिब्रियम क्या है, क्वांटिटी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस आएगी यहाँ पे, ये होगी क्या भला होगी, ये 150 रुपया होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो क्वांटिटी नीचे आएगी इस तरफ, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये कितनी होगी, 900। समझ गए, क्योंकि इस 150 पर 9, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये
साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो है ये किस पे आया हुआ है, डिमांड कर्व पर भी आया हुआ है, सप्लाई कर्व पे भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें डिमांड कर्व पे भी 900 है, सप्लाई कर्व पे भी 900 है। मेरी बात समझ आ गई? ये आपके सामने। अब इसमें मज़ीद देखें, मज़ीद ये देखें कि ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है, और अगर गौर फरमाएं तो ये क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस है ना, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रॉस बन गया, ये ऐसे क्रॉस बन गया। इसका मतलब ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं। मैंने अभी इधर बताया था आपको, इसको हम मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं। ये मार्शेलियन क्रॉस क्यों भला मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? डॉक्टर मार्शल ने। और लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने दिया था? मार्शल ने। तो ये मार्शेलियन क्रॉस का मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम है। और इसको मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लियर होने का मतलब है कि डिमांड करने वाले जितनी डिमांड कर रहे थे 900 यूनिट, और सप्लाई करने वाले भी 900 ही दे रहे हैं। मार्केट में कोई चीज़ ना सरप्लस में है ना शॉर्टेज में, क्लियर हो गई है मार्केट। ठीक है, तो इसलिए इसको मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में होती ही दो चीज़ें, एक डिमांड एक सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म अभी मैंने इसको क्यों कहते हैं अभी नहीं समझाया, ये अभी समझाते हैं। ठीक है ना जी। अब आ जाएं इधर, दोबारा से ग्राफ के ऊपर आएँ तो आपको कुछ चीज़ें मज़ीद नज़र आ जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें ये कीमत हो, अब ये हम इसको ये ख़त्म कर देते हैं प्राइसेस, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी। अब हम इसकी जगह पर ये लिख देते हैं क्यू बार और पी बार। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि प्राइस जो है वो ये हो जाती है, जिसको हम P2 कहते हैं। तो P2 जो प्राइस है, दोबारा से P2 जो प्राइस है, इसको भी दोबारा लिख देते हैं P बार, और ये इसको कहते हैं P2। प्राइस ज़्यादा हो गई। अब आप बताएं, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो आप फ़र्ज़ कर लें सप्लाई कर्व नहीं है, इमेजिन करें कि सप्लाई कर्व नहीं है, सिर्फ डिमांड कर्व है। तो आप देखें कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस डिमांड कर्व पर यहाँ से चलते हुए आप कहाँ आ जाएंगे? आप यहाँ आ जाएंगे, यानी इसी डिमांड कर्व पे आप मूव करके यहाँ आ जाएंगे। और इसी कीमत को अगर हम सप्लाई कर्व के साथ मिला दें, सप्लाई कर्व के साथ, तो आप इस पॉइंट से मूव करते हुए ई पॉइंट से आप कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ। तो आपको नज़र आएगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट इस कीमत पे आ गए हैं। यानी इसका मतलब इस कीमत पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है? कम है। आपके सामने सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और अगर आप इसको नोटिस करें तो ये आपको नीचे से भी नज़र आ जाएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख लें ऐसे, तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, इस कीमत पर डिमांड इतनी है और इस कीमत पर सप्लाई इतनी है। आपको समझाने के लिए मैं लाइनें खींची हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गैप क्रिएट हो गया है, और इस गैप के अंदर आपके सामने सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो इसको हमने लिख दिया कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब भी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो ये सरप्लस पैदा हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि अगर हम कीमत
P1 फर्ज कर लें, ये P1 इस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है। अगर आपने ये P बार वगैरह नहीं लिखना तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बार ही लिखना है, मर्जी आपकी, ना लिखें बार, आप इसको PE लिख लें, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि बार नहीं लगाना है कि नहीं लगाना, ना लगाएं, ये तो नोटेशन है, कोई भी लिख लें, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह लें इसको। तो अच्छा, तो ये जो PE है ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो QE है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, P1 पे देखें क्या हो रहा है। अब फर्ज कर लें आप दोबारा ई पॉइंट पर आ गए और ई के बाद आप कीमत P1 हो जाती है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे सप्लाई कर्व पे, यानी इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप मूव करते हुए सप्लाई कर्व पे कम कीमत होने की वजह से आप यहाँ आ जाएंगे। और अगर इसी P1 को हम डिमांड कर्व से मिला दें तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोबारा मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। तो इसका मतलब जब कीमत PE से P1 पे जाती है तो आप E पॉइंट पर नहीं रहते हैं, आप E से आप मूव कर जाते हैं C पर, और E से आप मूव कर जाते हैं D पर। जब आप PE से P1 पर जाते हैं तो अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट हो जाती है, और वो आपके सामने अब दोबारा एक इशू सामने आ गया। और ये इशू क्या है कि इस कीमत पर डिमांड ज़्यादा है। डिमांड कितनी है, डिमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और सप्लाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी P1 से लेके C तक सप्लाई है, P1 से लेके D तक डिमांड है। आपके सामने डिमांड ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि इसमें डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सप्लाई से। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम शॉर्टेज कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज। ये है जी सिचुएशन। अब हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं, मज़ीद देख लेते हैं कैसे भला। देखें, एट P2 प्राइस पर क्या हुआ, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है ना जी। और एट P1 यानी P1 प्राइस पर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है जी। ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशंस क्या हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम। तो क्या ये डिसइक्विलिब्रियम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि ज़रूरी है, वो हम समझते हैं। देखें, हम लोगों ने पढ़ा QD इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। और लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, और प्राइसेस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव, ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरीके से आपने पढ़ा QS इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये क्या बताता है, ये इम्पैक्ट बताता है ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी सप्लाई। और ये क्या इम्पैक्ट बताता है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलर क्या करेंगे, ज़्यादा बेचेंगे। और अगर प्राइस कम होगी तो वो सप्लाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो रिलेशनशिप आपके सामने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। इसमें प्राइस का इफ़ेक्ट डिमांड पे है, इसमें प्राइस का इफ़ेक्ट सप्लाई पे है।
ये आप पहले पढ़ आए हैं। अब जो चीज़, एक चीज़ और जो आप लोग नहीं मैंने बताई, अब वो समझें ज़रा, वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ, अगर अब थोड़ा सा डिफरेंट मैं कहूँ कि अब मैं ये कहूँ कि प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यूडी। अब ये उलट, गौर करें ज़रा, अब ये उलट, इसमें क्या हो रहा है? इसमें इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस है, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अब डिमांड का इफ़ेक्ट हमने प्राइस पे देखना है। ये बात अभी तक नहीं हुई थी, आज हो रही है। इसमें क्या होता है, अब इसमें डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो डिमांड अगर बढ़ जाए तो प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा सोच के बताएं। मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है टमाटर की, बकरों की, चावलों की, घी की, पेट्रोल की, तो उसकी कीमत कहाँ जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। लेकिन प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर डिमांड कम हो जाए तो कीमतें कहाँ आ जाएंगी? नीचे। तो डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नेगेटिव है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। ठीक है ना जी? ये क्लियर होगी बात आपको? इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ सप्लाई, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो इक्वालिटी साइन किस तरफ आता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है। समझ रहे हैं ना ये बात? तो इम्पैक्ट ऑफ, अब ये सप्लाई का इफेक्ट जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस, सप्लाई का इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा? चलें आप बताएं। सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है किसी चीज़ की मार्केट में, तो कीमत कहाँ जाएगी? टमाटर धड़ाधड़ आ गए हैं, आम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी कीमत कहाँ जाएगी? नीचे चली जाएगी। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, जैसे आपको बाज़ वक़्त पेट्रोल की सप्लाई नहीं आ रही होती, तो कीमत कहाँ जाती है? ऊपर। तो ये सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। प्राइस डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नेगेटिव। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात ना कि ये क्या है, लेकिन ये चारों बातें समझेंगे तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। इसमें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ये दोनों नीचे वाले लॉज नहीं हैं, ठीक है ना जी? ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, ये हम पहले पढ़ आए हैं। ये आज नई चीज़ बताई है मैंने आपको, ये दोनों नीचे वाले, इनको समझें। ये अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी? वापस आ जाएं इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर वापस आ जाइए। यहाँ देखिए P2 के ऊपर सप्लाई ज़्यादा है, P2 के ऊपर क्या है? सप्लाई ज़्यादा है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, P2 के ऊपर जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ये देखें, सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। ये 1 मिनट। सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, कीमतें कहाँ चली जाएंगी? नीचे। और ये देखें इस डायग्राम कि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, तो कीमतें नीचे जाती हैं और कीमत यहाँ आ जाएगी।
ये कीमत कोई हो जाएगी, इसका कोई नाम रख दें P2 डैश। तो यहाँ पर अभी भी ये गैप रह जाएगा सरप्लस, लेकिन फिर भी अभी भी सप्लाई ज़्यादा है, फिर कीमत नीचे जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कीमत। यहाँ पर अभी भी सरप्लस है, इतना सरप्लस कम होता जा रहा है। तो ज्यों-ज्यों जब तक ये सप्लाई ज़्यादा रहेगी डिमांड से, कीमत नीचे जाती रहेगी, और जाते 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 दोबारा आप कहाँ आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे आप। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ देखें P1 पर क्या था, P1 पर डिमांड ज़्यादा थी, तो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपके सामने। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, तो कीमत क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। और ऊपर जाने का मतलब P1 से यहाँ पे आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगी। तो ये अभी भी शॉर्टेज है, लेकिन पहले से शॉर्टेज पहले इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक, C से D तक, अब कम होकर यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी। फिर क्या नतीजा निकलेगा, तभी भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, फिर कीमत ऊपर जाएगी, मज़ीद जाती जाएगी जब तक कि ये शॉर्टेज ख़त्म नहीं हो जाती, और अल्टीमेटली ये कीमत यहाँ से बढ़ते बढ़ते दोबारा इस कीमत पर आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप का ये जो इक्विलिब्रियम है ये रीस्टोर हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम से आप दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएंगे। तो ये है जी मार्केट इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसमें मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई हैं कि ये क्या कह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है जी, और इसको हमने टेबल से भी पढ़ा है, और इसको हमने ग्राफ के ज़रिए भी पढ़ा है, और आपको मैंने कुछ चीज़ें मज़ीद भी बताई हैं कि क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, हम मज़ीद भी एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैं नेक्स्ट जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम पे इफ़ेक्ट्स देखने हैं हमने। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ था, ये आपके सामने ई पॉइंट पे, जहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ था, वेयर बोथ डिमांड and supply curves intersect to each other। intersect का मतलब होता है काटना, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। और जहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वहाँ मज़ीद दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है, और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है। ये दो चीज़ें होती हैं। आप जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स पे जाएंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स में ये होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज होगा। ठीक है ना जी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज होगा फिर। लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी बेसिक बात है, वो जो समझनी है वो करनी है, वो ये कि आपको ये पता हो कि जो फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये शिफ्टिंग याद करें, राइज किधर करता है, ये राइज इन सप्लाई हमेशा राइट वर्ड होगी, ये आपने राइट याद रखना। ये S2 ये राइज है,
राइज हमेशा राइट वर्ड है, और ये S1 जो डॉटेड कर्व है ये फॉल है। ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है, राइज एंड फॉल, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये टॉपिक शुरू नहीं किया, मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स शुरू नहीं किए, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए, इसलिए पहले ये याद करवा रहा हूँ। यहाँ डिमांड है, यहाँ पर ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। तो इसमें डिमांड कर्व ये अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये D2 कहेंगे, ये राइज है, इधर भी राइज राइट वर्ड है, राइज राइट, RR, राइज राइट, ये याद रखना, राइज राइट। और ये जो लेफ्ट वर्ड है D1, ये क्या होगा, ये फॉल है। ये अपने आप को समझाएं कि सप्लाई कर्व किधर राइज एंड फॉल होता है और डिमांड कर्व किधर राइज एंड फॉल होता है। तो राइज राइट ये याद रखना है बस, ठीक है ना जी। अब इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इफेक्ट्स पढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ना, इफेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, ये पढ़ते हैं। इसके अंदर कई तरह के इफेक्ट्स हैं। मुझे जो है वो आपको इसमें पहला जो चीज़ समझानी है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इफ, अब इफ में पहला है, पहला क्या है, इफ राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड। ये पूरा सवाल, ये पूरा क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा ग्राफ, ये सारा क्या है, ग्राफिकल है। दिस इज ग्राफिकल, ग्राफ ही बनाने हैं बस इसके अंदर। तो ये सवाल पहला आया है कि इफेक्ट्स बताएं मार्केट इक्विलिब्रियम पे अगर डिमांड राइज हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मार्केट इक्विलिब्रियम बना लेना है। मार्केट इक्विलिब्रियम में जब आप डिमांड और सप्लाई कर्व शो करेंगे तो यहाँ क्यू लिखेंगे, क्योंकि क्यू का मतलब क्यू डी भी होगा और क्यू एस भी होगा। तो ये सप्लाई कर्व, ये पहली जो मार्केट इक्विलिब्रियम आपने करना है, ये आपने बोल्ड सॉलिड लाइन बनानी, ये आपने शो करके आपने कहना जी ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ये इक्विलिब्रियम हो गया ई। ये तो बन गया मार्केट इक्विलिब्रियम, दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इस पे इफेक्ट्स बतानी है, और इफेक्ट कौन सा बताया उसने कि ये वाला इफेक्ट दिखाएं, राइज इन डिमांड करके दिखाएं। अब आप राइज का आता ही नहीं आपको, तो कैसे करेंगे, अभी समझाया था, राइज इन डिमांड, राइट, ये राइज है, ये फॉल है डिमांड का, सप्लाई का ये राइज है, ये फॉल है। तो ये पता होगा तो करेंगे ना। तो अब आपने राइज करना है, तो राइज कर दीजिए अपनी मर्जी से, डिमांड कर्व को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, ये राइज हो गया। अगर आपको पता ही ना होगा राइज किधर होता है तो फिर आप कैसे शिफ्ट करेंगे, ये D1, ये D1। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज E1, ये न्यू इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर एक नया डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये नई आएगी इक्विलिब्रियम प्राइस PE1, और ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी QE1। समझ आ गई, ये हमने कर दिया है काम। अब ये आप इस तरह एरोस से शो करेंगे कि ये राइज है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये एरोज लगाएंगे आप कि क्या इफेक्ट हुआ कि जब सप्लाई वही है और डिमांड कर्व शिफ्ट किया है राइट वर्ड, तो क्या हुआ उसका नतीजा, कीमत भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है ना जी। इसी तरीके से अब आपको कहते हैं कि एक और इफेक्ट बताइए, इफ नंबर 2 फॉल इन डिमांड, तो फॉल इन डिमांड शो कर दें। दोबारा से आप
पहले इक्विलिब्रियम शो करें, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम। अब फॉल करना है, तो फॉल आपको आता होगा तो करेंगे ना। तो फॉल के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, ये आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, ये D1 इसको डॉटेड बनाना है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा E1, ये कीमत नीचे आ जाएगी, इसको PE1 कह लें, इसको QE1 कह लें। तो आप बताएंगे कि जब फॉल हुआ, ये एरोज लगाएंगे, तो कीमत भी नीचे चली गई, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। असल चीज़ ये बतानी है, ये और ये कि जब फॉल इन डिमांड हुआ तो फिर कीमत पर क्या फ़र्क पड़ा और क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ा। समझ आ गई। अब फर्ज करें तीसरा वो कहता है आपसे कि बोथ राइज एंड फॉल इन डिमांड, तो अब ये भी कर सकते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम शो करेंगे, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब दोनों करना है, यानी राइज भी करना है डिमांड में और फॉल भी करना है। तो पहले राइज कर दें, इसको कह दें D2। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, ये ई था ना, इसको E2 कह दें। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गई PE2, और ये QE2। अब फिर इस इक्विलिब्रियम ये आपने बता दिया राइज करके, इसका नतीजा ये निकला और ये निकला आपके सामने। फिर आप दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे और कहेंगे अब हम क्या करने लगे हैं, फॉल, क्योंकि सॉलिड लाइन से डॉटेड लाइन का कंपैरिजन यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ से इक्विलिब्रियम से फिर दोबारा इनिशियल पॉइंट से जाना है दोबारा, ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये D1 ये डॉटेड लाइन है, और ये E1 कह दें इसको, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ। अब इसी से कंपेयर करना है कि इसके मुकाबले में कीमत यहाँ आ गई और इसी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के मुकाबले में यहाँ आ गई, यानी इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है और इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है। E से E2 पे और E से E1 पे आना है, E2 से E1 पे नहीं आना। इनिशियल पॉइंट जो है ना उससे कंपेयर करना है राइज करके, और इनिशियल से ही पीछे आना है इनवर्ड, उसे हम कहते हैं फॉल। तो ये फॉल किया और ये राइज की। समझ आ गई बात, ये क्लियर होगी। इसी तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हैं। इसमें नोटिस करें कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ मैंने डिमांड को चेंज किया है, तीनों डायग्राम के अंदर सप्लाई को नहीं किया। इसी तरीके से आप सप्लाई को सेम रख के डिमांड को सेम रख के सप्लाई में भी चेंज ला सकते हैं। डिमांड को सेम रखें और सप्लाई को राइज एंड फॉल करके देखें, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक और बना देता हूँ, चौथा, इफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई। अब सप्लाई में करना है, तो सप्लाई में करके देख लें। ये सारा मैं आपको एक नोट्स भेजता हूँ, मुझे तलहा याद कराना है अभी शाम को, मैं आपको ये सारे नोट्स अब तक के भेज देता हूँ जो मेरे पास इनके अवेलेबल हैं। जो होंगे मैं देता रहूँगा साथ से, जो नहीं है वो किताब से, लेकिन किताब से तो हर सूरत में पढ़ना है। जो मतलब किताब तो सारी चीज़ें आगे आनी किताब से ही है, किताब से ही पढ़ना है, इसलिए किताब को पढ़ने की आदत डालें। अब ये इक्विलिब्रियम हो गया जी। अब राइज करें तो राइज इन सप्लाई ये होगा, ये S2 ये इक्विलिब्रियम पहला था ना, अब इसको इक्विलिब्रियम 2 कह लें, और ये राइज किया आपने, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा, PE1 कह लें, या जो भी कहना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये QE1 कह लें, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। दोबारा इस पॉइंट पे आए, अब इसमें फॉल करें। जब ये फॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, E1 कह लें इसको,
और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इसी से कंपेयर करना है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो गई ये इसके मुकाबले में। ये इनिशियल पॉइंट से ही इधर जाना है, इधर जाना है। इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है, इससे ही कंपेयर करके बताना इधर चले गए या इधर चले गए। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी एक और मैं ग्राफ बना देता हूँ जिसमें हम दोनों को शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एक और इफेक्ट, पांचवा मैं कहता हूँ राइज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये शो करो जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझना है, सबसे पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है, क्योंकि इफेक्ट्स किस पे आ रहे हैं? इफेक्ट्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम शो करें। तो ये डिमांड कर्व और ये क्या है? सप्लाई कर्व। ये मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, पीई। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, क्यूई। ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसमें ये है कि हमने पहले अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि हमने करना क्या है। इसमें करना ये है जनाब कि राइज करना है किसके अंदर? सप्लाई के अंदर। और पहले राइज इन सप्लाई करना है और डिमांड में क्या करना है? तो ये डिमांड में भी राइज ही करना है। इसका मतलब ये है कि ये राइज का जो वर्ड है ना, ये सप्लाई के साथ भी है, ये डिमांड के साथ भी है। तो दोनों में राइज होगा। अब जिसका मतलब दोनों चेंज होंगे। जब दोनों चेंज होंगे तो दोनों डॉटेड लाइन जहां मिलेंगी ना, तो वहां इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने राइज एंड सप्लाई करना है, लेकिन डिमांड में भी राइज करना है। इसका मतलब दोनों चेंज करेंगे। तो इसमें लेकिन जो जो सप्लाई में राइज करना है वो ज़्यादा करना है, और डिमांड में जो राइज करना है वो उसके मुकाबले में थोड़ा करना है। तो मैं सप्लाई में राइज इतना कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने राइज एंड सप्लाई। पहले तो यहाँ इक्विलिब्रियम हो जाता था इस पॉइंट पे, अब नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डिमांड की कहानी भी इसके अंदर है। इसको आप S2 कह दें। ये S1 है, ये D1 है, ये D1 है। ठीक है ना, इनिशियल। अब आपने राइज इन सप्लाई तो कर दिया है, ये हो गया ना सप्लाई, लेकिन अभी ये कह रहा है इज ग्रेटर देन डिमांड। इसका मतलब डिमांड में भी राइज करना है। जब आप डिमांड में राइज करेंगे तो ये डिमांड में राइज मैं कर रहा हूँ। और ज़रा नोटिस करें कि ये दोनों डॉटेड लाइंस कहाँ मिल रही हैं? दोनों डॉटेड लाइंस यहाँ मिल रही हैं। ये आपका E1 इक्विलिब्रियम है, ये आपका E2 इक्विलिब्रियम है। जहाँ अब आप नोटिस कर सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट यहाँ नज़र आ रही है पूरी। कैसे कि सप्लाई में जो राइज हुआ है वो ये हुआ है इतना, जिसको मैंने एरो से शो किया है, और जो डिमांड में राइज हुआ है वो ये हुआ। देख लें आपके सामने, इसमें राइज थोड़ा हुआ है, इसमें राइज ज़्यादा हुआ है। और यही वो कह रहा था कि राइज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द डिमांड। और अब इसका इफेक्ट क्या दिखाना है आपने? ये देखें जी, इक्विलिब्रियम प्राइस 1 से 2 हो गई, यानी कम हो गई। यहाँ 2 लिख लें, नॉट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नोटेशन में कोई रोला नहीं है। और ये QE1 पे चले गए आपकी QE नॉट से। तो ये आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा। ये असल चीज़ ये है। और ये देखना है कि ये कितना शिफ्ट किया और ये कितना शिफ्ट किया। तो डिमांड कर्व इतना शिफ्ट किया है, लेकिन डिमांड भी राइज़ किया है और सप्लाई भी राइज़ किया है, लेकिन सप्लाई में जो राइज़ है वो डिमांड के राइज़ से ज़्यादा है। इस तरह की कई सिचुएशन हो सकती हैं। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आपने उसमें से ये सिचुएशन लिख के खुद बनाना है और फिर उस नोट्स में चेक करना सही बना हुआ है या नहीं सही बना हुआ है। आपका जो बना हुआ है मुझे चेक नहीं कराना, खुद उसमें बना हुआ चेक कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलें जी, यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।